हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन सामर्थ्य आईएएस एंड जुडिशरी। देखिए, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया बीपीएससी मैटर पे और ये पूरी जजमेंट की कॉपी आपके सामने है। 76 पेज की एक जजमेंट है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जजमेंट में कुछ खास ऐसा बोला नहीं गया है। आपकी केस डिसमिस हो गई ऑल टुगेदर। जो आपकी और हमारी फाइट थी उसको हाई कोर्ट ने नहीं माना है और उन्होंने डिसमिस कर दिया है। वो हमारे लिए एक कैसा मैसेज आता है आपके माइंड में, आई कैन अंडरस्टैंड इट। और मेरे को पता है ये चीज़ की क्या फील हो रहा होगा आप लोगों को। सेम फीलिंग से मैं भी जा रहा हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि काफ़ी समय से मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा था एंड बीइंग ए स्टूडेंट, और काफ़ी समय तक आयोग की ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद मुझे ये लग रहा था कि ये इस बार शायद बच्चों के फेवर में जजमेंट आएगा, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, 100 दिन पूरे हो गए कल, और बहुत सारी चीज़ें तमाम बातें हैं जिसके बारे में खैर डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। आगे जाएंगे, बच्चे कह रहे हैं आगे फाइट करेंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आप आगे फाइट करिए, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, फाइट करना चाहते हैं, गलत के खिलाफ फाइट होनी भी चाहिए। खैर, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पटना हाईकोर्ट ने बेसिकली कहा क्या है। उनके ऑब्जर्वेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशंस को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जुडिशियरी किस पर्सपेक्टिव में सोचती है आपके डिमांड्स को। ठीक है, तो इन द हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर पटना सिविल रिट जुरिसडिक्शन, आपको पता होगा 752 ऑफ 2025, जो बच्चे हैं उनके बारे में आपको पता होगा, पूरा सब चीज के बारे में आप जान रहे होगे। हम जो बच्चों के द्वारा कही गई थी ना चीजें, उनके बारे में बात करेंगे और एक्चुअली कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें कह रहा है ना कि जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी उसमें कॉमन प्रेयर ये था कि जो 70th प्रीलिम्स का पीटी हुआ, ये बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम हुआ, इसको कैंसिल करना चाहिए। क्योंकि ये पीटी एक तो 2 बार हुआ, 13 दिसंबर को हुआ और 4 जनवरी को हुआ, एंड सर्टेन ग्राउंड्स पे बच्चों ने कहा, खैर पिटिशनर्स ने कहा, मैं बोलूंगा कि आप जाकर के इस चीज को कैंसिल करिए। कौन कौन से ग्राउंड्स थे? देखिए, सबसे पहला ग्राउंड तो क्या था कि सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ द कमीशन इन कंडक्टिंग अ फ्री एंड फेयर एग्जाम। ये बात मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा, इवन कमीशन भी इस बात को डिनाई नहीं करती है कि कमीशन के द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं, खास करके बिहार की मैं बात करूं, या जो लिए गए हैं काफी समय में, उसके ऊपर हर बार ऑब्जेक्शन उठे हैं। उसके फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन के कंडक्ट को लेकर के कई सारे बच्चों ने, जो सेलेक्ट हुए हैं, जो नहीं होते हैं, जो पेपर दे रहे हैं, जो और भी लोग बीपीएससी के एग्जामिनेशन प्रोसीजर को समझ रहे हैं, वो सारे लोग इन चीजों पे क्या करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। लॉजिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट रहा एग्जामिनेशन सेंटर पे। खैर, ये चीज कोर्ट ने क्या कंसीडर किया, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम बच्चों के ऑब्जेक्शंस के पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे पहले। उसके बाद 2 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिए गए, ये गलत था, बच्चों ने कहा। उसके अलावा जो कमीशन का स्टैंड है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, वो क्लियर नहीं था। पहले कहा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, फिर आपने नॉर्मलाइजेशन कर दिया। ठीक है, कैसे क्या उसके बारे में बात करेंगे, कोर्ट ने क्या कहा वो भी डिस्कस करेंगे। आंसर की गलत थे, और जो आंसर इवेल्युएशन प्रोसेस है वो अनफेयर है। किस बेसिस पे कह रहे हैं बच्चे कि एक तरफ आप 20% बच्चों की सिलेक्शन करते हो, एक तरफ 6% बच्चों की सिलेक्शन करते हो। 13 दिसंबर वालों में करीब 6% बच्चों की सिलेक्शन हुई है और 20% बच्चों का सिलेक्शन 4 जनवरी के पेपर में हुआ है। तो ये कहना चाह रहा है कि आपने किस तरीके से कर दिया, जो मुझे भी लगता है कि किस बेसिस पे किया गया, आई डोंट नो। आप अलग अलग रिजल्ट निकालिए 2 दिनों के पेपर को, जिसमें क्वेश्चंस भी सेम हैं, पैटर्न भी सेम है, 20-25 दिन एक्स्ट्रा टाइम भी मिला। देन आफ्टर आप एक कट ऑफ निकाल रहे हो, तो आई पर्सनली फील कि ये चीज थोड़ा बच्चों के फेवर में बहुत स्ट्रांग था और होना भी चाहिए था। आगे देखेंगे, इन्होंने कह रहा है, बच्चे कह रहे थे कि माल प्रैक्टिस हुआ था एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, उसके बारे में बात करेंगे कैसे। और अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ पेपर लीक, ये जो लाइन था ना, दिस एक्चुअली आई फील कि जो कोर्ट ने, मैं जजमेंट जब पढ़ा पूरा 76 पेज का, थोरली ही पढ़ पाया हूं, मैं भी बहुत इन डेप्थ देखा इस चीज को, तो मुझे समझ में आया कि कोर्ट ने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पकड़ लिया कि जो स्ट्रॉन्ग चांसेस है ना, कोर्ट चांस पे नहीं चलती, कोर्ट प्रूफ पे चलती। ये कोर्ट ने कह दिया है जजमेंट के हिसाब से कि भाई स्ट्रॉन्ग चांसेस, एट द एंड वो लास्ट में कह भी देते हैं कि भाई हमें तो ऐसा कुछ एविडेंस मिला नहीं, ठीक है ना। सो द स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ पेपर लीक एंड कंप्लीटली ओपेक मेथोडोलॉजी फॉर कमिंग आउट विद अ कंबाइंड मेरिट लिस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वायलेशन करता है। ये बात बच्चों के द्वारा की गई, पिटिशनर्स के द्वारा कही गई थी कोर्ट में। आगे देखते हैं, आगे उन्होंने कहा कि all the petitioners at the above noted grounds subject to the process of examination and the result being shrouded mired in controversy। ये बात तो आप समझ रहे हैं, इतने दिनों से आप देख रहे थे। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के वायलेशंस को लेकर के बात कई बार की गई कि एग्जामिनेशन प्रोसेस की जो प्योरिटी है उसको मेंटेन नहीं की गई थी। ये बात बच्चों ने कहा, फेयर नहीं था, ट्रांसपेरेंट नहीं, अकाउंटेबल नहीं था, पब्लिक अथॉरिटीज को लेकर के बातें कही गई। और एक ये भी कहा गया कि अगर इस तरीके की इरेगुलरिटी रहेगी तो जो डिनायल ऑफ इक्वल एक्सेस टू ऑल पर्सन इन दैट केस
जो तो इंटायर प्रोसेस है वो टेंट हो जाता है, वो धब्बा उस पर लग जाता है एक तरीके का। और इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन को कैंसिल करना चाहिए और रिजल्ट जो होगा वो फ्रेश एग्जामिनेशन आप लीजिए, रिजल्ट वगैरह को कैंसिल करके। ये सारी डिमांड्स कही गई बच्चों के द्वारा। अब देखिए क्या होता है कि काउंटरवेलिंग आर्गुमेंट्स क्या था कोर्ट का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। वो उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि सारे सेंटर्स पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमने एक सेंटर पे माना था बाबू परीक्षा परिषद, जो 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसमें अकेले 30-32 सेंटर्स के बराबर है, उसमें कुछ दिक्कत हुई थी। उस चीज को हमने माना और उस चीज को लेकर के हमने दोबारा एग्जाम भी करा लिया। ये बात उन्होंने क्लियरली रख दिया कि 912 सेंटर्स पे जो एग्जामिनेशन था वो जो बाबू परीक्षा सेंटर है हमने उसके जगह पे लिया, ना कि सारे 912 सेंटर्स पे लेना चाहिए। बात सिंपल सी बीपीएससी ने कही, जो आप लोगों को पता भी है। और 21,000 बच्चों को हमने रिजल्ट दिया, उनका करियर्स कुड नॉट बी लाइटली डेल्ट विद, एक आयोग कह रहा है। अब इमेजिन करो, आयोग कह रहा है कि 21,000 बच्चों की करियर हम आसानी से नहीं डील कर सकते ऐसे करके कि हम दोबारा एग्जाम ले लें। अब इस चीज को आपको जस्टिफाई करना है कि भाई आप ये स्टेटमेंट से कितना अग्री कर रहे हो, कितना डिसअग्री कर रहे हो, क्या है ना। आप 21,000 बच्चों को देख रहे हो, ठीक है, आज इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, व्हाट अबाउट दोज पीपल जो सीरियसली इस चीज से इंपैक्ट हुए हैं, इसका भी तो हमें सोचना पड़ेगा। उनका भी नंबर मुझे लगता है 21,000 से बहुत ज्यादा होगा। तो इस चीज पे डिस्कशन का पॉइंट था, यही कोर्ट में डिस्कशन हो रही थी। कोर्ट ने आखिरकार आप लोगों को डिसमिस कर दिया आपके पिटिशंस को। आपके और हमारे दोनों के पिटिशंस को मेरा कहना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आई वाज आल्सो इन दैट वे कि मैं सपोर्ट कर रहा था इस चीज को कि आप नहीं बच्चों का पेपर दोबारा लीजिए, क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा नहीं था उस चीज से, है ना, लॉस नहीं था, आप दोबारा एग्जाम ले लेते। खैर चलिए अपन डिस्कस करते हैं आगे। अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई 23 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन नहीं था। उसके बाद आपने जो 4,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा लास्ट में, जिसमें कि ये कह रहा है कि लास्ट में 2 दिनों में 1,30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, सिर्फ लास्ट के 2 दिनों के अंदर, 2 या 4 दिनों के, हाँ 4 दिनों के अंदर। और लगभग 80 से 90,000 बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। ये तो खैर पॉइंट मुझे लगता है फर्स्ट डे से उठ रही है। तो इस पे बीपीएससी कह रही थी कि भाई हमने 2 बार डेट बढ़ा दिया था, क्या नाम है, फॉर्म भरने का, ठीक है। देखो लिखा हुआ है एक्सटेंडेड ऑन 2 ओकेजन्स, ये बात लिख रखी है इसमें, देखो आप जूम कर देता हूं मैं। फर्दर कमेंटिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन, द पिटिशन द पीआईएल एरीज द एडमिट कार्ड्स वो 6 दिसंबर को रिलीज हुए, बट ओनली 2 डेज बिफोर द शेड्यूल डेट। अब 5,000 बच्चों का, ये अच्छा पॉइंट था, मुझे लगा ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन, ये जो पूरा केस होगा कि लास्ट के कुछ समय में 2 दिनों के अंदर 5,000 बच्चों का सेंटर बदल दिया गया से नवादा कर दिया गया। एंड बीच में जो ऑब्जेक्शंस उठ रहे थे कि भाई नवादा के ट्रेजरी में गया क्या, ट्रेजरी में, आई एम नॉट श्योर कि किस ट्रेजरी की बात कर रहे थे, वहां पे क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये वो सारी बातें। तो इस वजह से मुझे लग रहा था पॉइंट काफी ज्यादा मैटर करेगा कोर्ट में। खैर वो मैटर किया नहीं, आगे हम बात करेंगे। और आगे हम देखें कि फिर इसी चक्कर में क्या हुआ कि बच्चों ने कहा कि 30 अक्टूबर को जो आयोग ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के साथ मीटिंग करी है, इस मीटिंग के ऊपर काफी ज्यादा बात की गई थी कि बच्चों ने कहा कि ये मीटिंग जो है वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के द्वारा जो लिया गया था, ये कहीं ना कहीं ये बच्चों का एलिगेशन है कि परहैप्स दोज कोचिंग सेंटर्स वर आस्क्ड फॉर क्वेश्चन बैंक्स which charge gets substantiated because many questions in the booklets tallied with the model questions prepared by the coaching centers। डायरेक्टली बोल रहे हैं, ठीक है। एंड सर्कुलेटेड अमंग द स्टूडेंट, उसमें कुछ कोचिंग वालों का नाम लिया, आई कांट टेक द नेम बिकॉज काफी समय से मैं बोल रहा हूँ इस चीज के बारे में। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आए थे, कुछ क्वेश्चंस कुछ दूसरे कोचिंग सेंटर से आए थे। और ये भी कहना कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस बिलो पार था। ये बात तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो ऑनेस्टली कहेगा कि नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन पेपर बस बिलो द पार। इस लेवल की तैयारी सच में यूपीएससी या बीपीएससी कमीशन की तैयारी करने वाले बच्चे नहीं कर पाते, उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर रहता है। और जिस तरीके का स्टैंडर्ड 69th में मेंटेन किया गया था, तो थोड़ा सा इन चीजों से इंपैक्ट पड़ जाता है एकदम सडनली, लाइक गूगली आ गया था पेपर में, डेट्स डायरेक्ट 1 लाइनर आ गए थे। तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर आप दोगे ना, तो उत्तराखंड पीसीएस में 1 लाइनर सी आते हैं। अगर वहां एकदम से स्टेटमेंट वाइज पूछ देंगे, एकदम से ऐसे डिटेल क्वेश्चन पूछ देंगे, तो वहां गच्चा खा जाएंगे बच्चे। जैसा यूपी पीसीएस 2024 के पेपर में हुआ, पेपर इतनी शानदार आई, इतना बढ़िया पेपर आया, मजा ही आ गया था यूपी पीसीएस के पेपर को देख करके। लेकिन बीपीएससी का पेपर बिल्कुल भी उस स्टैंडर्ड का नहीं था। ये बात शायद सब जानते हैं, मैंने खुद ने भी ट्वीट किया था कई बार इस चीज को लेकर के, सारे बच्चे एग्री भी किए थे। आगे 14 दिसंबर 2024 को न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था खगड़िया के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। कुछ बच्चों को सर्किट हाउस में रख करके बातें कही गई, और कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो बच्चों के द्वारा डिमांड रखी जा रही थी किसी चीज को लेकर के, मिसमैनेजमेंट को लेकर के, वो मिसमैनेजमेंट को लेकर के भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं रेज किया गया। मतलब कोई बात ही नहीं सुनी गई उन बच्चों के द्वारा, ये बातें कह रहे थे। The commission did not do anything positive towards allaying the fears of the student that the process of normalization would be applied to the examination results, and because of that बहुत सारे बच्चे थे वो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में एग्जामिनेशन डेट से पहले ही विरोध करने लग गए थे, बात कही जा रही थी। और बाद में जाकर के फाइनली 6 दिसंबर 2024 को एक प्रेस नोट इशू किया गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा।
उसके अलावा ऑब्जेक्शन रेज किया गया था चेयरमैन ऑफ द कमीशन को लेकर के भी कि मल्टी करोड़ के स्कैम में फंसे हुए हैं, स्कॉलरशिप स्कैम में, और इसके रिगार्डिंग कोर्ट में केस ऑलरेडी हो रखा है इनके अपॉइंटमेंट को लेकर के। ये बातें, सारी बातें कही गई थी बच्चों के द्वारा, पिटिशनर्स के द्वारा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिजॉर्टेड टू अननेसेसरी लाठी चार्ज एंड यूज ऑफ वाटर कैनन्स ऑन पीसफुल एजिटेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स। 25 दिसंबर और 29 दिसंबर बहुत सारे एक्यूज बना दिया गया बच्चों को, एप्लीकेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, जो री एग्जामिनेशन के फेवर में थे। अब ये लाइन देखो, 25 दिसंबर 29 दिसंबर को जिसने भी बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था, टू मी पर्सनली आई फील कि वो इट वाज लाइक, मैं इसको लिटरली एग्जांपल कंपेयर कर दूंगा तो आप समझ रहे होंगे कि 1919 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट ऐसा ही हुआ था, उससे कम नहीं था ये। 2 बार लाठीचार्ज कर देना उन बच्चों पे दैट दोज स्टूडेंट्स आर एक्चुअली डिमांडिंग फॉर द री एग्जामिनेशन प्रोसेस। अरे वो अपराधी थोड़ी हैं यार, दे आर डिमांडिंग फॉर द राइट्स। अगर आप उनको तरीके से मैं अभी पर्सनली बताऊं, दे वर नॉट इवन रेसिस्टिंग टू द पुलिस ऑफिसर्स। वो ना तो वो चुपचाप खड़े थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना तो वो जाकर के आपकी ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, एंड यू जस्ट उनको पर लाठीचार्ज कर देते हो। तो ये चीज के ऊपर कोर्ट में क्या हुआ नहीं हुआ वो आगे हम बात करेंगे। अब इन सब चीजों को लेकर के जो बातचीत की गई, सारे मुद्दे थे। अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस किया वो हम सीधे नीचे चलेंगे, क्योंकि बीपीएससी बार बार एक ही चीज कह रही थी कि हाँ भाई हमने तो क्या कहा कि नहीं ठीक है, जो एजिटेशन था उस चीज को हम मानते हैं कि मतलब बीपीएससी कहना चाह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं था, हमने बाबू परीक्षा परिषद पे जो चीज हमने एक्सेप्ट किया। अब देखो बीपीएससी कितना बढ़िया खेल खेल गया, पता है आपने 100 गलतियां गिना दी, उसने कह दी एक गलती हमने मानी, एक गलती को मान करके हमने दोबारा एग्जाम ले लिया, और कोर्ट ने इस बात को मान लिया, उसकी 99 गलतियों को माफ कर दिया गया, पता है डायरेक्टली। जजमेंट में अभी दिखाता हूं आपको कैसे। जब मैं जजमेंट पढ़ रहा था, क्या केसेस कोर्ट किए गए नहीं कोर्ट किए गए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं जाऊंगा, आपको कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं लेट्स हैव अ लुक एट द फैक्ट्स ऑफ दिस केस एंड दिस पर्सपेक्टिव। अब समझिए चीजों को। कहता है कि राइट आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस, the students aspirants appear to have got a whiff that BPSC would subject the results of the impending examination of the process to the process of normalization or scaling them। ये बात कोर्ट ने कहा कि जिस दिन से एप्लीकेशन आया था उस दिन से ही एक्चुअली ये बात कह दी गई थी, मार्केट में आ गई थी कि शायद नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ये बात पहली चीज सबसे पहली कोर्ट इस चीज को कह रही है। आगे क्वेश्चन कहती है यहाँ पे आयोग कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ये कहता है कि भाई बताओ ये इन्फॉर्मेशन कहां से आया। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये उठता है कि आखिर ये इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आया कि नॉर्मलाइजेशन का होगा या नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। स्टूडेंट्स इन लार्ज नंबर्स स्टार्टेड एजिटेटिंग इवन बिफोर द एग्जामिनेशन। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट। अब कोर्ट यहां पे एजिटेशन वर्ड यूज कर रही है, आपको सीधा सीधा कह रहा है कि आप क्लियर थे नहीं चीजों को लेकर के। आपको एक पता है बच्चों को कैसे ब्लेम किया जा रहा है शब्दों से, आप इस चीज को समझिए। प्रोटेस्ट तब आप जब कर रहे हो ना जब आपको सारी चीजें पता है। देखिए एक टर्म होता है क्रिटिकली एग्जामिन और एग्जामिन, वो वाली कॉन्सेप्ट लग रही थी यहाँ पे। एजिटेशन आप तब करने जा रहे हो ना कि आपको चीजें एक्चुअली पता ही नहीं, यू नॉट श्योर अबाउट व्हाट आर यू एक्चुअली एजिटेटिंग फॉर। आपको किसी ने हवा दे दी, आप जाकर के एजिटेशन करने लगे इवन बिफोर द एग्जामिनेशन। ये बात कह रही है कोर्ट। आगे हु गेव फिलिप टू सच अ मूवमेंट, क्वेश्चन कर रही है कोर्ट कि आखिर किसने इस तरह के मूवमेंट को हवा दिया। व्हेन there was no reference of it either in the advertisement or in the SOP issued by the commission। जब कमीशन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बात कही नहीं गई है, then who gave the air to these movements, किसने हवा दिया बच्चों को, किसने नॉर्मलाइजेशन के लुक्स आया, ये बात कोर्ट पूछ रही है। आगे the aspirants instead of preparing for ongoing examination। देखो अब आप कहते हो ना, आपको किस तरीके से एक्चुअली बलि का बकरा बनाया गया पूरे पेपर में। मैं बार बार कह रहा था डे 1 से, आप मेरे ट्वीट्स जाकर के देखना, आई एम लिटरली सेइंग फ्रॉम द डे 1 कि कोचिंग सेंटर्स ने जिस तरीके से मैनिपुलेट किया है बच्चों को, आई विल नेवर एक्सेप्ट देम कि वो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं थे। बिल्कुल आपको इट्स नाउ द राइट टाइम टू कम कि जो आप जाइए और आस्क पूछिए उनसे कि भाई आपने किस बेसिस पे इतना हवा दिया था। मैं इसमें आपको दिखाया था ना कोचिंग वालों का नाम लेकर के, ठीक है। कोर्ट कह रही है कि एस्पिरेंट्स इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द ऑन कमिंग एग्जामिनेशन, आप तैयारी करने के बजाय, पढ़ाई करने के बजाय धरना पे बैठ गए जाकर के, विथ सपोर्ट फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द कोचिंग सेंटर्स मोस्ट ऑफ होम गेव बाइट्स ऑन सोशल मीडिया। बुझे इस लाइन को, कितनी बड़ी बात बोली गई कोर्ट के द्वारा पैराग्राफ 85 में कि एस्पिरेंट्स तैयारी करने के बजाय, अब आप सोचो एस्पिरेंट भी कहा जा रहा है आपको, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप तैयारी करने के बजाय धरना पे बैठ गए जाकर के एग्जामिनेशन से पहले। किसके सपोर्ट में? ओनर्स ऑफ द कोचिंग सेंटर्स। और आप सबको पता है किस कोचिंग सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे,
ठीक है, उस एक अकेले ही शख्स ने, उस अकेले कोचिंग संस्थान ने जितना गुमराह किया बच्चों को, आप सबको पता है नाम। और ये बात सच में श्योर भी है, कहां है वो, कहां है, आप कोर्ट भी कह रही है ना, जो सोशल मीडिया पे आके बाइट्स देते थे, उसने उन्होंने बच्चों को क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। आगे देखिए, वर दे नॉट बीपिंग अप द सेंटिमेंट्स एंड ससेप्टेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या वो कोचिंग संस्थान बच्चों के सेंटिमेंट्स को नहीं खेल रहे थे, सेंटिमेंट्स को नहीं गलत तरीके से यूज कर रहे थे, कोर्ट कह रही है। आगे, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, अब नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ, हम उसमें नहीं जाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू आस्क अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, बस इतना छोड़ दिए इसको। अब आगे कहा जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर यूज किया जाता है कई सारे एग्जामिनेशंस में, ताकि बच्चों को जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज का जो ऐसा पोजीशन है उस चीज को हटा करके एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी को दिमाग में रखते हुए स्टैंडर्ड बना लिया जाए कि हाँ भाई, बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होता भी तो वही है कि जो पेपर का स्टैंडर्ड होता है उसके बेसिस पे रॉ स्कोर में चीजें अप डाउन हो जाती हैं, वो सारी बातें कही गई, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे रहा कि देयर वेयर नो शिफ्ट इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, कोई शिफ्ट नहीं था, कोर्ट कह रही है कि देखिए कोई शिफ्ट नहीं था एग्जामिनेशन में कि एक ही दिन में हमने 2 शिफ्ट में पेपर लिया, कुछ बच्चों का पहले लिया, कुछ बच्चों का बाद में लिया, नहीं, हमने पेपर एक साथ ही लिया, उनके सेट अलग थे। और ऑन रिकॉर्ड एनी असेसमेंट ऑफ द डिफरिंग लेवल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द रिगर ऑफ द स्टूडेंट्स टू अप्रीहेंड दैट द रिजल्ट वुड बी सब्जेक्ट टू नॉर्मलाइजेशन, ऐसा कुछ अपीयर भी नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि भैया कोई शिफ्ट में एग्जामिनेशन तो लिया नहीं, और हमें कुछ ऐसा अपीयरेंस भी नहीं हो रहा है जिससे हम ये कह दें, रिकॉर्ड पे नहीं है कि कमीशन ये चाह रही थी कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज किया जाए। अब आप इस चीज को समझो कि अगर 4 तारीख को पेपर नहीं हुआ होता तो ये नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट तो वैसे भी कोर्ट में नहीं कोई बोलता। भाई 4 तारीख को अगर पेपर ही नहीं होता तो मुद्दा ही नहीं उठता। ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा ही तब जब पेपर 4 तारीख को दोबारा हुआ, और बिल्कुल जायज पॉइंट उठा कि भाई 2 दिनों के पेपर के स्टैंडर्ड को आप कैसे, मैं बताऊं, अगर 20% पहले दिन से आया होता ना, या मान लो 10-15% पहले दिन से आया होता, कुछ कम आया होता बाद में, तो ये ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं बच्चों की इनवैलिड हो जाती। कारण क्या था कि कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली अपीयर हुए थे 4 तारीख को, 2-3 क्वेश्चंस आए थे, स्टैंडर्ड ज्यादा था, 25 दिन उनको एक्स्ट्रा मिल गया, 20 दिन उनको एक्स्ट्रा मिल गया, बहुत होता है। 20 दिन उन बच्चों को देना जो एसडीएम, आईपीएस, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत होता है भाई। उन्होंने जो पढ़ाई 20 दिनों में की होगी ना, उन्होंने जीवन में नहीं करी होगी उतना, जिन्होंने निकाल लिया उन चीजों को। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको फेवर नहीं करना चाहिए, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। जो बच्चे कह रहे थे ना, उनके पीछे लॉजिक यही था कि उनको इतना टाइम दिया गया, फिर भी परसेंटेज ज्यादा। तो खैर ये बच्चे आपस में प्रॉब्लम क्रिएट थे, वो हमारा पॉइंट नहीं है। पॉइंट इतना था कि उन्होंने एक डेटा दिया कोर्ट को कि 20% और 6% का डेटा आपने कैसे निकाल दिया बिना नॉर्मलाइजेशन किए, कैसे निकाल दिया आपने 2 अलग अलग डेटों को, 2 अलग अलग डेट्स के क्वेश्चन पेपर के एग्जामिनेशन को आपने कैसे एक मान करके रिजल्ट दे दिया। बात जायज है। आगे देखिए, इवन इफ इट, आगे कहती है कोर्ट कि इवन इफ इट वर कंटेम्पलेटेड देयर वाज नो रीजन फॉर स्टूडेंट्स, अगर ठीक ऐसा है भी तो आप एजिटेट कैसे करने लग गए, फिर एजिटेट वर्ड यूज किया गया, आपको श्योर नहीं हो। It appears that only out of a nefarious desire of the coaching centers, bosses to have more enlistment for more profit, instead of students being explained the concept of normalization, they were supported in their agitation even before the exam started. This was not a responsible act. ठीक है, आपको गलत कह दिया गया, साफ साफ आप पढ़ रहे हैं इस चीज को। It appears that perhaps because of the perception of the commission that these owners, coaching organizations, exercise great control over the students, a meeting was fixed by the commission with coaching center owners to explain to the students and also to secure help from them. अब आप समझिए चीज को क्या है यार, सच में क्या जजमेंट आई, आप एक बार समझो। एक तरफ आप कह रहे हो कि कोचिंग संस्थानों के साथ मीटिंग करना, कोचिंग संस्थानों के साथ मीटिंग करना बिल्कुल बिल्कुल मतलब एप्रिशिएबल नहीं, कोर्ट आगे स्टेटमेंट में कहती है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। फिर आप कह रहे हो कि भाई शायद इसलिए किया गया। शायद क्या होता है भाई, व्हाट इज शायद? जजमेंट में शायद नहीं चलता। कोर्ट ये कह रही है कि कमीशन को ये लगा कि एक बहुत स्ट्रांग होल्ड है कोचिंग संस्थानों का, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों का बच्चों के ऊपर, तो बच्चे एजिटेट कर रहे हैं, लाओ उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं, एंड मीटिंग करने के बाद उनको समझा देंगे बच्चों को जाकर के, कोचिंग वाले कह रहे हैं आप मत करो प्रोटेस्ट, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। मतलब आप इमेजिन करो कि बीपीएससी कितना बड़ा मूर्ख समझती है बच्चों को। अगर आप एक प्रेस नोट जारी करके बोल देते, जो आपने बाद में किया था, बाद में आपने किया था ना 30 अक्टूबर को, अगर आप ये पहले कर दिए होते या लिख के दे दिए होते कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन, एक्चुअली पता है जब जजमेंट वो आई थी ना एडवर्टाइजमेंट, उसके कुछ दिनों के बाद ही ये बात हो गई थी कि 2 दिनों का पेपर होगा। आई थिंक 2 दिन 8 या 9 ऐसे करके 2 डेट्स आई थी नवंबर में, फिर ये डेट चली गई 13 दिसंबर, एक ही दिन। तो जब आप पहले ही बता दिए हो कि 2 दिन पेपर होगा, तो बच्चे तो ऑब्वियसली एजिटेट करेंगे, वो तो प्रोटेस्ट करेंगे ही। फिर आपको इसमें, फिर उसी में आप नीचे लिख दिए होते कोचिंग संस्थानों से मीटिंग करने की क्या जरूरत थी, आप सीधे लिख दिए होते भाई एक ही दिन पेपर होगा। बाद में लिखा ना आपने वही चीज, बच्चों के कोचिंग संस्थानों के समझाने से तो बच्चे समझ नहीं गए, तो ये पॉइंट तो इनवैलिड हो गई ना जजमेंट में, ये पॉइंट तो मान ही नहीं सकते।
खैर कोर्ट ने कहा है, हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बी रिपीट दिस वॉज होली अननेसेसरी। कोर्ट कह रही है कि कोचिंग संस्थानों के साथ मीटिंग करना बिल्कुल ही गलत था। इससे सिर्फ और सिर्फ उन कोचिंग संस्थानों को, ये ओनर्स को ये इंपेटस मिल गया कि वो इस एरिना में आए, बच्चों के प्रोटेस्ट में आए, बच्चों के एजिटेशन में आए और अपनी सॉलिडेरिटी दिखा करके ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा क्या वो कहना चाह रहे हैं, गेटिंग मोर इनलिस्टमेंट्स, ज्यादा फेवर लें, सपोर्ट लें, फुटेज मैं सिंपली कहूं तो, या टू बी वेरी ऑनेस्ट, फुटेज खाएं। बी डिप्रिकेट दिस इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टर्म्स। कोर्ट इस चीज को खारिज करती है, बुरा कहती है, खराब कहती है और अच्छा नहीं मानती। कोर्ट ने भी कहा है कि एजिटेशन वाज गोइंग बियॉन्ड द कंट्रोल। फिर कोर्ट ने वही चीज कि जब कोर्ट को जब कमीशन को लग गया कि भाई बियॉन्ड हो गया है, बच्चे काफी ज्यादा उग्र हैं, तो फिर उस चीज को इन्होंने लेकर के प्रेस नोट जारी किया कि एक ही दिन नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें दो ग्रुप्स इमर्ज हो गए। कोर्ट कह रही है टू ग्रुप्स इमर्ज अननेसेसरली, वन बीइंग द प्रोपोनेंट ऑफ द नॉर्मलाइजेशन and the other one was the opponent of subjecting the result to normalization. This led to the lingering of the agitation. इससे क्या हुआ कि प्रोटेस्ट चलता चला गया, क्योंकि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग विरोध में थे। आई डोंट नो हु वर दोज जो सपोर्ट कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन को। मुझे एक आध एग्जांपल बता दो जो नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हो, जो जेन्युइनली बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उन कोचिंग संस्थानों की या किसी ऐसे प्राइवेट कोचिंग की बात नहीं कर रहा जो बच्चों को बरगला रहे थे, गुमराह कर रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कोई भी सपोर्ट नहीं करके नॉर्मलाइजेशन को इस एग्जाम में। आगे, it appears that even after the re-examination of the candidates of one particular center, a note was issued by the BPSC that there would be no any normalization. 4 जनवरी के बाद भी बीपीएससी ने इस बात को क्लियर किया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब तो जजमेंट भाई आपने कैसे निकाल दिया बताओ, एक ही साथ मर्ज करके कैसे रिजल्ट निकाल दिया, कुछ बताओ फिर। खैर कोचिंग संस्थान एक्सपर्टीज के मैटर पे कंट्रोल नहीं है, मतलब वो कमेंट नहीं करना चाहती कि बीपीएससी के बाद एक्सपर्टीज है नहीं है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था नहीं था, उस पर कुछ नहीं ऐसा कहती। बी ओनली इंटेंड टू से दैट द कमीशन डिड नॉट हैंडल द सिचुएशन अप्रोप्रिएटली। कोर्ट ने यही कहा कि आपने अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएटली तरीके से हैंडल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम एक चाहते हैं कि एक डिटेल्ड एसओपी तैयार किया जाए कमीशन के द्वारा और बिना किसी लैप्स के, बिना किसी टॉलरेंस टू एनी अनफेयर मींस, किसी भी सर्कमस्टांसेस में एग्जाम इस तरीके से कंडक्ट किया जाए कि मजा ही आ जाए। मतलब एकदम समझ रहे हो, कोर्ट कहना चाह रही है कि भाई साहब हम ये चाह रहे हैं कि आप इतना दबा करके एकदम जब मतलब बीपीएससी कितना ही कुछ कर ले, एसओपी पता नहीं कौन सा बना देंगे ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एकदम काबिल तारीफ हो जाए, मतलब जिसको सेंध लगाना ही मतलब मोसाद वाली बात हो जाएगी। फिर तो कोर्ट एक्सपेक्ट कर रही है बीपीएससी से, मैं बता दूं कोर्ट बहुत गलत एक्सपेक्ट कर रही है बीपीएससी से, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना गंदा, इतना एसओपी इतना तैयार कर ही नहीं पाएंगे वो कभी, इस लेवल का हो ही नहीं सकता ना। क्या एसओपी तैयार करूं जब कमीशन एक्चुअली इज नॉट इवन इंटेंडिंग टू टेक द एग्जामिनेशन इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, एसओपी क्या कर लेगा? स्टिल एसओपी तो अभी भी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो अभी भी है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होगा, सारा एग्जामिनेशन का प्रोसीजर होगा, ठीक है, तब भी हो रही है ना, ऑब्जेक्शन तो तब भी उठ रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इतना बढ़िया एसओपी तैयार करें कि मजा ही आ जाए। देखते हैं, समय बताएगा, मे बी आई वुड बी रॉन्ग कि हाँ भाई आप गलत थे। खैर अब कोर्ट ने कहा है कि एसओपी बियर ऑफ द व्यू द मेयर फॉर्मुलेटिंग एसओपी बाय द बीपीएससी वुड नॉट सर्व नो पर्पस, वी देयरफॉर सजेस्ट अ हाई लेवल कमिटी बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बीपीएससी ऑन अ परमानेंट बेसिस। कोर्ट कह रही है कि एक परमानेंट बेसिस पे हाई लेवल कमिटी गठित करो आप, जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स का होगा, जो सिक्योरिटी मेजर्स को रिव्यू करेगा, कैंडिडेट वेरिफिकेशन प्रोसेस को देखेगा और ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन को देखेगा। मतलब एक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक और एग्जामिनेशन हाई लेवल कमिटी गठित करने की बात कोर्ट के द्वारा कही जा रही है। दे कुड ऑल्सो सजेस्ट टू द बीपीएससी इन मेकिंग स्ट्रक्चर चेंजेस फॉर एड्रेसिंग द वल्नरेबिलिटीज इन द प्रोसेस। सजेस्ट करेंगे कि हमारी ये कमी है, इस चीज को पूरा करिए वो कमिटी। द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बीइंग टेकिंग बॉडी एज बिग एज बीपीएससी आउट नॉट टू बेवर कौन सा वर्ड यूज करते हैं यार, प्रीवेरिकेट ऑन इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस। ठीक है भाई, समझ लो इस चीज को। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो हाई लेवल कमेटी इस लेवल का होना चाहिए कि वो सारी चीजें देखोगी, मतलब देखेंगे और बीपीएससी को सारी चीजें सजेस्ट करेंगे। बुझे? आगे, और वी फाइंड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग द एसओपी देयर वर लैप्सेस। मानती है कोर्ट, मानती है इस चीज को कि एसओपी होने के बाद भी लैप्सेस थे, लॉजिस्टिकल एंड स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स थे, जो कि फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जाएंगे, सुटेबल अरेंजमेंट्स आपको करना चाहिए, हर वो अरेंजमेंट करिए ताकि मैल प्रैक्टिस, चीटिंग और क्वेश्चन लीक को रोका जा सके। देखते हैं बीपीएससी कब करती है, उम्मीद तो है कि कर ले। The committees of constituted should evaluate and recommend reforms in the mechanism of administration of the exams at all stages। मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक। और ये भी कहता है कि ये कमीशन जो हाई लेवल कमेटी होगा ना, वो भी एक तरीके से ऐसा काम करे कि बच्चों का जो डिमांड होगा ना एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस को, वो उसी को डील करे। मतलब कोर्ट ये कहना चाह रही है कि हाई लेवल कमेटी बना दो 5 मेंबर्स का, उसको ले आओ ट्विटर पे या उसको ले आओ सोशल मीडिया पे, बच्चे ऑब्जेक्शंस उसके थ्रू कर लेंगे।
अब ठीक है भाई, आप बीपीएससी को टैग करते हो या बीपीएससी ऑफिस में जाकर के एजिटेशन करते हो या प्रोटेस्ट करते हो, जो भी करते हो, उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, तो उस कमेटी, हाई लेवल कमेटी को आगे करो। हाई लेवल कमेटी बच्चों से बात करेगी। मतलब बेसिकली ये एक कम्युनिकेशन को सेटअप करने की बात बीपीएससी कोर्ट के द्वारा कही जा रही है। सीसीटीवी सर्विलांस अच्छा करिए, बहुत बढ़िया करिए, कुछ भी कर लीजिए, चोरी होना हो तो हो ही जाएगा भाई। और सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस थी वंशिका यादव में कि हाँ भाई, टेस्टिंग एजेंसीज को डिजिटल वाटर मार्किंग करना चाहिए, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को फोकस करना चाहिए, लीक डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना हो। ये सब चीज़ें बच्चों को भी बताऊंगा तो नीचे गुस्सा हो जाएंगे, वो कोई मतलब नहीं है। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा, ओवरऑल देख लेते हैं। देयर इज नो डेफिनेट एविडेंस ऑफ माल प्रैक्टिस एट ऑल द सेंटर्स। कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि सारे सेंटर्स पे 13 दिसंबर को कोई ऐसा माल प्रैक्टिस नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हुआ भी है तो हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, देयर इज अ प्रूफ ऑफ डिस्टर्बेंस एट द बीपीपी, बट बाबू परीक्षा परिषद, उसको हमने दोबारा एग्जाम ले लिया। Commission that for noted decision the commission cannot be faulted with, as the law on the subject is clear that if it is possible to segregate tainted candidates from untainted। कोर्ट ने कह दिया कि भाई बीपीएससी ने देखो कितना बढ़िया काम किया, उसको लगा बाबू परीक्षा परिषद पे एग्जाम में दिक्कत हुई है, 4 जनवरी को पेपर ले लिया दोबारा से, तो कितना बढ़िया काम किया कि जो धब्बे वाले एग्जाम सेंटर थे उसको हटा करके बच्चों को कितना बढ़िया मौका दिया कि भाई दोबारा पेपर दे करके एक साथ हो जाओ, है ना। सच अ गुड मूव, कोर्ट अप्रिशिएट कर रही है भाई बीपीएससी को, आई डू नॉट अप्रिशिएट इट। द क्वेश्चन हैड लीक्ड फ्रॉम वन सेंटर में, भाई सबसे पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए सब पेपर लीक, आप इस तरीके का मैनेजमेंट करो ना, होना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी 1 बजे तक का पेपर लीक हो चुका था, ये बात कह भी रही है कोर्ट कि 1 बजे तक का सोशल मीडिया वगैरह पे है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर थे 1 बजे। दैट इज ट्रू, बच्चे अंदर थे, पर जब पेपर लीक हो गया था मुझे लगता है कोर्ट को, कमीशन को उसमें पेपर कैंसिल कर देना चाहिए था सारे जगहों पर ऑल टुगेदर। उसके बाद फिर पेपर दोबारा ले लेते सारे बच्चों का, ज्यादा बेहतर होता। आप एक जगह का क्यों कैंसिल किए, सारा ही कर लेते, फिर उसी समय 1 बजे नोटिस जारी कर देते। 1:30 बजते बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर, 12 से 2 हुआ था ना पेपर, 1:30 बजे बच्चे वैसे ही पेपर दे देते कि चलो हटाओ पेपर नहीं कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, ज्यादा बुरा नहीं लगता उसमें। 1:30 बजे इशू हो जाती, सारे क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया तो एक वापस ले लिया, बच्चे घर आ जाते, दोबारा ले लेते पेपर 10 दिन के बाद आप सारे बच्चों का, ये ज्यादा बेहतर होता मेरे ख्याल से लगता है। और देखिए कोर्ट ने कह दिया 1 बजे लीक हुआ था, उससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा, कोई बेनिफिट हुआ नहीं क्योंकि सारे बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर थे। सक्सेस रेट एट डिफरेंट सेंटर्स एंड इन द एग्जामिनेशन इज नॉट सो स्टार। कोर्ट कह रही है कि ये कोई इतना वैलिड पॉइंट आप नहीं कह रहे कि 20% और 6%, हो सकता है बच्चे मेरिटोरियस हो सकता है, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट डिनाइबल है, बिल्कुल मेरिटोरियस बच्चे हैं तभी तो पेपर दे रहे हैं वो। कोर्ट कह रहा है द सक्सेस रेट एट डिफरेंट सेंटर्स एंड इन द री एग्जामिनेशन इज नॉट सो स्टार्क एज टू डेफिनेटली कंक्लूड दैट देयर वर सिस्टमैटिक फ्लॉज। फिर ईओयू की बात कर रही है कोर्ट की, कोर्ट को कुछ ऐसा प्रूफ दिखा नहीं, यो मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की कोई ऐसा प्रूफ दिखा नहीं कि सारे जगहों पे पेपर लीक हुआ हो जो जस्टिफाई करता है डिमांड को एग्जामिनेशन को। ठीक है, स्पेशल ट्रीटमेंट वाली बात है, इवन इफ एक्सेप्टेड, ठीक है, मान भी लेते हैं कि खगड़िया में स्पेशल उनको फेवर दिया गया, मतलब चिकन मटन शायद उनको खिलाया पिलाया गया था, ऐसी बात सुनने में आई थी, वीडियो वगैरह भी लीक हुआ था शायद। खैर उससे तो खैर कोई चीटिंग वगैरह की बात नहीं है, वो ठीक है किसी ने दिया होगा उसके ऊपर अलग इंक्वायरी हो सकती है, बट उससे पेपर के इमेज पे खराब नहीं होता, ऐसा कोर्ट कह रही है। कोचिंग सेंटर्स की जो मीटिंग वगैरह हुई वो चीज़ अच्छी नहीं है और इसका कंट्रोल को रखते हुए आगे से नहीं, मतलब ऐसा कह रही है कोर्ट की ये सब नहीं करो, लेकिन हाँ ना ही अप्रोप्रिएट था ना ही अप्रिशिएबल था मीटिंग करना बच्चों के साथ। आपने चाहे जो सोच करके किया, मतलब पता है बीपीएससी को कह रही कि आपने अच्छा सोच करके हो सकता है किया होगा, मीटिंग पर मत किया करो, मतलब बच्चों को अच्छा नहीं लगा, कोर्ट कहना चाह रही, समझ रहे हो भाई, दुख है, बहुत बहुत दुख है यार। जजमेंट के अंदर देख रहे हो कितने प्यार से बीपीएससी को, मतलब आपको किस तरीके से बोला जा रहा है, बीपीएससी को कितने प्यार से समझाया जा रहा है, जैसे बच्चे वो हैं और हम बीपीएससी हैं, पता है ऐसा फीलिंग आ रहा था पढ़ के। खैर रिलेटेड भी दैट फ्यू ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन टैलिड विद द क्वेश्चन पेपर ऑफ द मॉडल कॉन्शियस क्वेश्चन पेपर, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन, ये तो खैर मुझे भी लगता है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ही ऐसा था कि कहीं भी मिल जाएगा आपको, आप किसी मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जहाँ पे सब पहले नहीं पूछा जाता था। तो खैर ये तो खैर ये कोर्ट इस मामले में क्या ही बोले कि पेपर का स्टैंडर्ड किसी और से मैच कर गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ही ऐसा था। ठीक है, अब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का वायलेशन को लेकर के कहा अनएक्सेप्टेबल मान लिया उस चीज़ को, जस्टिफाइड एग्जामिनेशन को नहीं किया कोर्ट ने, और डिफ़िकल्टी लेवल का स्टैंडर्ड के इवैल्यूएशन को लेकर के जो भी है उसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि भाई सब्जेक्टिव असेसमेंट होना चाहिए उन चीज़ों का, स्टैंडर्ड क्या था, कितना डिफिकल्ट था क्या नहीं था। खैर उन सब चीज़ों से कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा, आप सब्जेक्ट एक्सप्रेशंस लेकर आइए, और एक कोर्ट ऑफ लॉ इवेल्युएट नहीं कर सकती एक उन मैटर्स को कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हिस्ट्री में क्या पूछोगे, पॉलिटी में क्या पूछोगे, दैट इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस, कोर्ट ने ये कहा। ठीक है, और ओवरऑल यही सब चीजें बातें की गई, कोई सीबीआई इंक्वायरी होने की बात ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। नो मटेरियल और ग्राउंड वाज सजेस्टेड टू डायरेक्ट फॉर एनी सीबीआई इंक्वायरी इन द मैटर। ठीक है, कह रहा है इन द इवेंट ऑफ any answer or the question or whatever, the benefits should always go to the examination authority rather than to the candidates। देख रहे हो ये बात, देखो जूम कर रहा हूँ, कह रहा है कि ठीक है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपने जो भी पूछा, आंसर जो भी पूछा, एक्सपर्ट कमेटी आपकी क्या मानती है, मतलब आप समझ लो कि अगर कोई ये कह रहा है, इवन आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन, एक
बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे माइंड में। आप बताओ, अगर कोई पूछ रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, आपने बोल दिया कि भाई 1917 में हुआ, और एक डेट आपने मान ली, चलो कुछ भी, कितने तारीख को गांधी जी ने बात कही थी, इतिहास में कहीं नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा, जो बीपीएससी यूजुअली पूछती है। मैंने नहीं पता कि गांधी जी ने किस दिन कहा था हेलो टू द राजेंद्र प्रसाद जी। अब मान लो डेट हो जाती 20 अप्रैल, आपने लगा दिया ऑप्शन में 21 अप्रैल या 50 अप्रैल, अरे 50 करो 25 अप्रैल, और बीपीएससी मान ली 21 अप्रैल। अब वो कहते हैं हमने तो अपने हिसाब से मान लिया, तो इसमें लॉ का एक कोर्ट कहेगी हम तो नहीं जानते भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते इन सब चीजों को, मतलब इन लाइन होगा। बताओ, एक तो बीपीएससी 5-7 क्वेश्चन जैसे पूछती है जिसका आंसर ही वो चाहे वो डिसाइड कर ले उसका क्या होगा, हम तो कुछ भी नहीं। जैसे अभी 1911-1912 वाला जो ऑप्शन था, कब दिल्ली के कैपिटल को शिफ्ट किया गया, अब उसमें क्या होगा, जो कमीशन ने माना वो माना, आप कुछ भी दे लो कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों। तो ये सब चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स एजिटेटिंग अगेंस्ट नॉर्मलाइजेशन इवन बिफोर द एग्जामिनेशन वाज अ नी जर्क रिएक्शन वेयर द स्टूडेंट्स हैड फॉलन प्रे टू द र्यूमर्स। आप र्यूमर्स के चक्कर में पड़े, आपको नहीं पढ़ना चाहिए था, कोर्ट कह रही है। इन द इवेंट अ कोर्ट कैन नॉट इंटर द एरिना ऑफ लैक ऑफ एक्सपर्टीज, खैर वो तो मैंने आपको समझा दिया। और दे इंस्टीड ऑफ बीइंग काउंसल्ड वेयर अनफॉर्चुनेटली प्रोवोक्ड, कि अगर उन बच्चों को गुमराह करने की वजह समझाया जाता तो इतना से कुछ होता ही नहीं। ठीक है, सर्वर एप्लीकेशन वगैरह को लेकर के बोल रही दैट द पोर्टल सर्वर वाज स्लो बिफोर द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन बट देयर वाज नो कंप्लेंट ऑफ एनी स्टूडेंट नॉट हैविंग बीन एबल टू फिल अप द फॉर्म बिकॉज ऑफ द पोर्टल बीइंग नॉट एक्सेसिबल। कोर्ट कह रही है कि किसी ने कंप्लेंट ही नहीं करा, आई डोंट नो व्हाई, कोर्ट ऐसा कह रही है। एलिगेशन ऑफ जैमर्स नॉट बीइंग इफेक्टिव इज बेस्ड ऑन नो एविडेंस, कोई एविडेंस ही नहीं है। देयर वर टर्न टेक्स टीएस बैक्स ओनली एट वन सेंटर, बाबू परीक्षा सेंटर पे था फटे हुए जो क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड में वो थे, क्या नाम था उसको, जो डिचेस ने ढका होता है ना बैग से, उसके बारे में कह रहा है। माल प्रैक्टिस चीटिंग और क्वेश्चन लीक वाज ओनली एपिसोडिक विद नो एविडेंस ऑफ द आंसर्स हैविंग रीच्ड द एग्जामिनेशन व्हाइल दे वर राइटिंग द पेपर, वही चीज जो मैंने आपको पहले समझाया। सो ओवरऑल एसओपी मतलब जजमेंट इज नॉट इन आवर फेवर, और रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया। आपका पेपर बिल्कुल मेंस का टाइम पे होगा, अगले महीने शेड्यूल्ड है, 25, 26, 28, 29 को 30 जो भी पेपर है आपका वो शेड्यूल्ड है। विद दिस आपका जो जजमेंट था यही था। ओवरऑल आप समझ लो आप जजमेंट को कैसे देखते हो। पर्सनली मैं अगर कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं तो वो सही सोच रहे हैं, और पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा कमीशन को भी इसमें ना लताड़ लगानी चाहिए थी बढ़िया, थोड़ा उनको समझाना चाहिए था कि आप ना स्टैंडर्ड को थोड़ा मेंटेन करो, थोड़ा आप बच्चों को इतना ऑब्जेक्शंस और ये लाठीचार्ज वगैरह पे कोई बात नहीं की गई है। पर्सनली फील ये चीज़ सही नहीं है, और ये चीज़ गलत है। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह करना बहुत ही गलत चीज़ था, और यही बच्चे कल के एसडीएम बनते हैं यार, यही सब बच्चों आगे बहुत मेहनत करके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप उस तरीके से नहीं कर सकते। कई सारे पेपर्स होते हैं जिसमें धांधली हो जाती है, गलत बात है। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, लाइब्रेरियाँ रात रात भर बड़ी पड़ी रहती हैं, बच्चे रात के 2-2, 4-4, 5 बजे तक पढ़ रहे हैं, एक ही कमरे में रहना, एक ही कमरे में खाना बनाना, एक ही कमरे में ज़िंदगी कट रही है उनकी। और अगर इस तरीके का जजमेंट और इस तरीके से अगर आप चीज़ों को रखोगे बच्चों के सामने, तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाएंगे वो, उनकी तैयारी करने की हिम्मत ही टूट जाएगी। पर्सनली फॉर मी आई फील इट। सो फॉर मी जजमेंट इन आवर फेवर, बट ओवरऑल अब क्या कर सकते हैं, जुडिशियरी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट द ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट, एंड बट आई हैव द राइट टू से कि आई डोंट फील राइट कि मतलब जजमेंट हमारे साथ फेवर में नहीं आया है। खैर आप लगे रहिए, आप तैयारी करिए, 71 का जल्दी आने वाला वैकेंसी। और मैं पहले भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ यार, कोचिंग संस्थानों के ऊपर ना इतना रिले मत करो, ठीक है। आपका भाई यहाँ पे ना कोचिंग संस्थान खोल के नहीं बैठा, कल को मैं खोलूंगा ना आप मेरे खिलाफ भी खड़े हो, गलत चीज़ है ये। कोई आपको जो आपको मेंस की तैयारी करा रहे हैं, उसमें से कितने लोगों ने मेंस लिखा है, कभी कभी जाकर के देखा है, कभी पूछा है आपने? मेंस की तैयारी करा रहे हैं, उन्होंने खुद ने कभी प्रीलिम्स नहीं निकाला ढंग से। और जो अगर कोई प्रीलिम्स निकाल भी लेगा ना, उसको मेंस की आइडिया लग भी नहीं सकती, क्योंकि मेंस हर साल अलग है यार, उनका पैटर्न सिस्टम अलग है, कॉपी चेक करने का कब कौन मूड में है क्या, आप एक सिस्टम है, प्रोसीजर है लिखने का, आप उसको फॉलो करो ना। मैं हर दिन देखता हूँ टेलीग्राम्स पे, इवन आई एम ऑल्सो गेटिंग द कॉल्स। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्या बोल दूँ, ट्विटर पे हर दिन देख रहा हूँ कि टेलीग्राम पे हर घंटे कोचिंग वाले टेस्ट पेपर लॉन्च कर रहे हैं, अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, और बच्चे जा रहे हैं। ये गलत है, इतना मत रिले करो किसी, कोई कोचिंग वाला आपको पढ़ा करके बावा नहीं बना देगा भाई। किताबें हैं 4-5 एनसीईआरटी की किताबें हैं, 4-5 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, सबसे बढ़िया न्यूज़पेपर है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िएगा। सबसे अच्छी चीज़ है, कोचिंग संस्थानों के चक्कर में मत पड़िए। बहुत शौक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, कहीं से जाकर के बना के ले आइए, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। 5-6 किताबें स्टैंडर्ड बुक्स, 5-6 किताबें एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपको लगे आप खुद भी लिख करके जज कर सकते हो, इतना ग्रेजुएट लड़के हो, आपको बच्चे हो, आपको इतना पता होता है कि कहाँ कमी है मेरे आंसर में, क्या चीज़ मैंने डिराइव नहीं किया, क्या चीज़ मैंने छोड़ दिया, क्या और अच्छे तरीके से कर सकते थे। कोचिंग संस्थानों की जरूरत नहीं है, कभी भी भगवान मत बनाओ इन सबको, मैं पहले ही बताता हूँ।
नहीं बनाओ, कोई जरूरत नहीं, बिकॉज नहीं है ये चीज। आप जो एक्सेप्ट उसमें जा रहे हो ना, उनके माइंडसेट को, आपके माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं वो, आप इस चीज को समझो। आज इस जजमेंट में भी बार बार कोचिंग संस्थानों के बारे में कहा गया, तो कुछ सोच के ही कहा गया था ना। मैं अभी लिख के दे रहा हूं, जितने बच्चे वीडियो देखेंगे उसमें से आधे ज्यादा बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते डेली। कैसे सिलेक्शन होगा? आप कोचिंग संस्थान इसी की चीज का तो फायदा उठाते हैं। सुबह उठिए, 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, जनसत्ता पढ़िए, हिंदी वर्जन का कोई दैनिक जागरण पढ़िए, कुछ न्यूज़पेपर पढ़िए और ढंग की चीजों को फॉलो करिए, बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप। कोई जरूरत ही नहीं है यार इतना परेशान होने की। ठीक है, हर घंटे टेस्ट पेपर लॉन्च कर रहे हैं, समझ लो कितना पैसा कमा रहे हैं और आप अलाउ कर रहे हो। ठीक है, सो बी केयरफुल बड़ी दोस्तों। मैं यही कहूंगा भाई लोग, सब लोग है ना, आप लोग अच्छे से पढ़ो लिखो यार, मेहनत करो भाई, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत स्ट्रगल करे, आज भी कर रहे हैं यार, हम आपके साथ ही खड़े हैं। खैर, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना, योर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज यू, आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल अपील कर सकते हैं, आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। खैर, विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो मेंस के लिए जा रहे हैं उनके बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। 71st वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी जल्दी करते रहिए, पढ़ते रहिए, चीज़ों को फॉलो करिए। थैंक यू।